यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। आपको बता दें, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा यह 23 जून कोई दिन लिया जाएगा, जो कि सेकंड पाली में आपका एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का सलूशन करने वाले, एक ही वीडियो में हम लोग दोनों का सलूशन करेंगे। तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए विषय पर आपका 322 रहने वाला है। कंटिन्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे आपको जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर गूगल के माध्यम से आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ये भी सिखाने वाले। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दक्षेश का मुख्यालय जो हो जाएगा ये काठमांडू में पड़ता है। काठमांडू आप याद रखिएगा नेपाल की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, बिल्कुल ही परफेक्ट। अगला क्वेश्चन 2 नंबर बोला गया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। तो देखो, भारत पाकिस्तान का सबसे पहला जो युद्ध हुआ था ये आप ध्यान रखिएगा 1971 में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 1947 से पहले आप याद रखिएगा 1947 से पहले भारत पाकिस्तान एक ही था और 1947 के बाद ये अलग हो गया। तो उसके बाद जो है युद्ध वगैरह चलना प्रारंभ हुआ 1971 से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो बोला गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा एंटोनियो जो ना गुटेरस। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा जो ना स्पीप काउंसिलर। ऑप्शन नंबर आप लोग ना डायरेक्ट डी नंबर यहाँ ध्यान रखिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो 2026 में फाइनल एग्जाम दोगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को करेंगे, तो पूरा आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना, और जो 2026 का एग्जाम है उसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे। तो क्लास स्टार्ट है आपका, आप जरूर हमारे साथ जुड़े। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो आप लोग याद रखिएगा सीवान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो आप ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे छठा का ऑप्शन नंबर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, चलिए बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देखें, इसका जो बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर छठा का होगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने जो है राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप 7 नंबर को देखेंगे तो किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष नाम का जो शब्द है इसको जोड़ा गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, जब एक संशोधन चला था, वो चला था 42वां संशोधन जो था उसमें ये जोड़ा गया था पथ निरपेक्ष। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन को आप यहाँ पर जब देखेंगे ना तो हम लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को हम पहले ही बताएं, याद करते जाइएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ हम आपको गूगल में प्रोवाइड कर देंगे, गूगल में जाके आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। फिलहाल आप वीडियो को अच्छे से देखते रहो, हम बताएंगे बीच में कहाँ डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला है कि किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। बिल्कुल देखिए, जो ये कहना है ना, ये कहना किनका था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये कहना प्रो आइवर जेनिंग का था। ठीक है ना, क्योंकि आप कोर्ट वगैरह जाओगे, जो वकील होता है वो लोग संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ठीक है ना, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट। अगला क्वेश्चन आप 10 नंबर को देखेंगे तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो देखो, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ था हमारे देश में। ठीक है, और 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, बोला गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां। तो अभी के समय में लगभग संविधान में लगभग अनुसूचियों की संख्या की बात करेंगे तो 12 है, टोटल लगभग अभी 12 है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 11 का सी परफेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर बोला
900 अधिक कौन सा अधिकार, ये लिखा गया है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। देखिए अल्पसंख्यक क्या आता है, अल्पसंख्यक में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये लगभग जो आ जाता है टोटल जितना भी जनसंख्या है मनुष्यों का, ये टोटल हो जाता है। ठीक है, तो चलो इसमें आंसर की बात करेंगे तो संस्कृति और शिक्षा का, क्योंकि अल्पसंख्यक में देखिए बहुत जितना भी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सारा है, तो ये सारा आ जाता है ना, तो यही ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो ना अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, तो आप बिल्कुल 13 नंबर का सी को ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 14 को देखेंगे तो हम लोगों से जो पूछा गया, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। देखिए संपत्ति का अधिकार चलता था पहले क्या होता था, जिनके पास जितना जमीन है मतलब उनका कोई देखरेख करने वाला नहीं था। जैसे आपके पास मान लीजिएगा जो है 10 एकड़ जमीन है तो उसको कोई नहीं पूछेगा कि ये आपका है कि नहीं, इसका क्या प्रूफ है, तो ये सब हटा दिया गया है। इसके अलावा जैसे कि राजा वगैरह होता था, जैसे राजा का पुत्र है तो उनका जो भी संपत्ति सारा उनका हो जाता था, तो ये सब हटा दिया गया। इसको हटा करके मौलिक अधिकार में रख दिया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये कब बना था, किस संशोधन में, तो आप ध्यान रखिएगा ये 44वां संशोधन में लगभग बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक जो है ना मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करता है। ठीक है ना, तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को जो है ना अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जो जारी करता है ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। मतलब देखिए सिंपल सा बात है, अगर कोई भी कानून बनाना है हमें तो उसको पास कहाँ से करवाया जाएगा, ऐसे तो राज्य से भी अनुमति लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है ये सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, वही लागू करता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, कोई भी कानून हो, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो 16 नंबर जो आपसे पूछा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। तो देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, ये जो भी चुनाव वगैरह होता है यही करवाता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इसमें कितना सदस्य है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग 3 सदस्य। ठीक है, तो आप 16 का ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है। देखिए भारतीय संविधान की भी रक्षा कौन करता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है वही रक्षा करता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके द्वारा ही सारा कानून पास होता है और जो भी राज्य हो गया या देश हो गया वहाँ पर कानून यही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही लागू कराया जाता है। ठीक है, यहीं से बिल पास होता है, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 18 नंबर हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहला एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये 1971 में लगा था, 1975 में लागू किया गया था। किनके समय में, उस समय में इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी, उनके समय में ही बना ये लागू हुआ था। कौन सी लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा 18 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर भी होगा 356। देखिए ये अब चेंज हो गया है, अब अगला अब इसमें ऑप्शन चेंज होगा, क्योंकि अभी देखो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड का पैटर्न अगर चेंज होगा तभी ये सारा चीज़ चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया ये नहीं है, नया कानून जो पास हुआ है उसके तहत सारा चीज़ चेंज कर दिया गया आर्टिकल। तो फिलहाल आप इसी में टिक मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 19 को देखेंगे तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए मंत्री जो भी परिषद मंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा। अब मंत्री कहाँ पर होता है, देखिए मंत्री देश में लागू होता है कि राज्य में लागू होता है, पहले ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए मंत्री जो होता है, मंत्री क्या होता है, जैसे कि हमारा देश है, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, इसके अलावा गृह मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, तो इन लोगों का काम क्या है, लोकसभा में उत्तरदायित्व इनका होता है। ठीक है, स्पीकर के सामने जाकर के ये लोकसभा में अपनी बातों को रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। तो चुनाव आयोग का वर्णन जो किया गया है ये संविधान के जो है ना 324वां भाग में किया गया है, ऑप्शन बी होगा। अगला जब क्वेश्चन आप 21 को देखेंगे तो किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। तो देखिए विधान परिषद कहाँ पर नहीं है ये ध्यान रखिए, तो विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। ठीक है ना बच्चों, आप ध्यान रखिए। देखिए राजस्थान को राज्य नहीं कहा जा सकता है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल ही ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान को नहीं राज्य कहा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा जहाँ पर
विधान परिषद नहीं होगा वो राज्य नहीं कहलाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके माइंड में आए कि राजस्थान राज्य है तो वो राज्य नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर विधानमंडल नहीं है। चलिए अगला बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप ध्यान रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे हम लोग इंग्लिश में यानी शॉर्ट में कहते हैं स्पीकर, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए 23 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए राज्यसभा यानी आप बिहार में है तो बिहार में कोई जब भी चुनाव होता है तो कितने वर्षों पे होता है, तो 5 वर्षों पे होता है ना। तो उनका कार्यकाल यानी कि वो कितने दिनों के लिए सांसद या बनते हैं, तो विधायक, ठीक है ना, विधायक 5 सालों के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा 25वां का ऑप्शन हमारा 5 से 6 सालों के लिए होता है। देखिए 23 से 5 साल, हाँ लगभग 6 सालों के लिए होता है। प्रॉपर नहीं ध्यान है, कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लगभग 6 सालों का होता है ऑलमोस्ट। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। हम आप पे छोड़ दिए 23 नंबर। 24 है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के कितने सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में जो ना संघ शासित प्रदेशों की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 20 होगा, ठीक है, ऑप्शन ही होगा। अगला आपका 25 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है। यानी कि उच्च न्यायालय कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय जो होता है ना ये आपका राज्य के जो ना जैसे आप बिहार है, बिहार में पटना में जो है ये उच्च न्यायालय होता है, मेन होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो इसका सेवानिवृत्ति यानी कितने वर्ष के लिए वो लोग उच्च न्यायालय में काम कर सकते हैं यानी कि न्यायाधीश बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा लगभग 62 वर्षों तक के लिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो देखिए भारत में टोटल जो है उच्च न्यायालय 25 है, ठीक है ना, 25 है लगभग। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे और भी सिलेबस चेंज होगा तो बढ़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही आप जो है सिलेबस उसके हिसाब से चलिए। अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया जा सकता है। केंद्र का मतलब हो गया हमारा दिल्ली, ठीक है ना। उसके बाद राज्य का मतलब बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है ना, राजस्थान वगैरह ये सारा, राजस्थान तो नहीं आता है, मेघालय हो गया, सारा चीज़। चलो यहाँ पे 27 का ऑप्शन भी होगा 7वां में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस ध्यान रखिएगा ये मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है ना। तो 15 अगस्त को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि और ये भी ध्यान रखिएगा पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो 2005 में हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर शुरुआत हुआ था, तो राजस्थान से शुरुआत हुआ था। और पंचायती राज में बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो 50%। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगला है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, आप लोग ना बिल्कुल बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1993 ईस्वी को। अगला है 30 की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा 368 में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको करने से पहले हम लोग गूगल में एक बार चलते हैं और हम आपको बता देते हैं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको PDF कहाँ पर मिलेगा, आप डाउनलोड उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों इसके सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके क्या करेंगे, बेगूसरायhelp.com आप सेम टू सेम आकर के सर्च कर लीजिएगा। सेम आप स्पेलिंग देख लीजिए, ऐसे करिएगा तभी मिलेगा। उसके बाद ऊपर जब करिएगा तो इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से जब स्क्रॉल ऑन करके नीचे बढ़ोगे तो क्लास 11 12 का यहाँ पर सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास 12 जो है ना क्वार्टरली एग्जाम जून मंथ के लिए यहाँ पर 2025 के लिए देखो फर्स्ट में लिखा हुआ दिख जाएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक बस कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इससे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे से आपको सारा अपडेट मिलेगा। उसके बाद नीचे आराम से बैठिएगा तो यहाँ से आप सारे सब्जेक्ट देखिए। एग्जाम वगैरह जो हो रहा है आपका 23 जून से 30 जून के बीच हो रहा है, ठीक है ना। और ये आपका एग्जाम का पूरा PDF है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कब कब एग्जाम है आपका, ठीक है। ये सारा पॉइंट इसमें बताया गया है। नोट्स वगैरह भी लेना चाहते हो तो 299 में ऑल सब्जेक्ट का 2026 के लिए नोट्स दिया जा रहा है, ऑफर में चल रहा है, आप जरूर ले लीजिएगा। 10 12 सबके लिए है।
साइंस आर्ट्स सबके लिए, ठीक है ना। ये नंबर रहा, इस पर कॉल मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा। नीचे बढ़िएगा तो ये रहा आप लोगों का साइंस वाले बच्चों के लिए। तो साइंस के लिए जैसे फिजिक्स है, सामने क्लिक हेयर लिखा है, इस पर क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। उसी प्रकार से ये आर्ट्स का रहा, आपको आर्ट्स में जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का करना है, सामने क्लिक हेयर है, इस पर क्लिक करके कर पाएंगे। ऑल सब्जेक्ट का है, हम इसमें अपडेट PDF क्लास कराते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कॉमर्स के लिए भी, तो आके अच्छे से यहाँ से सारा चीज़ देख लीजिए बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर 31वां नंबर है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो था बच्चों, ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन नंबर C परफेक्ट होगा। अगला है 32 की भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। भाषा के आधार पर किस राज्य का स्थापना हुआ था, सबसे पहले हमसे पूछा है ना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ, फिर तमिलनाडु वगैरह सारा हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 33 को, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका ताशकंद समझौता कब हुआ था बच्चों, ठीक है ना। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था, आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला है 35वां, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। कांग्रेस में युवा तुर्कों का मतलब क्या होगा कि एकदम यंगेस्ट लीडर के रूप में कांग्रेस पार्टी में किनको जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये है चंद्रशेखर को जाना जाता है, चंद्रशेखर जी को, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए 36वां नंबर को देखिएगा, तो स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ था। देखिए भारत तो गुलाम था अंग्रेजों का, और हमारा देश जो है 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो है क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है 26 जनवरी, एक सेकंड बच्चों देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ। तो उसके बाद जो है पहली बार स्वतंत्रता जो है ना स्वतंत्र भारत यानी कि झंडा को फहराया गया था। तो पहली बार जो फहराया गया था बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो है ना 26 जनवरी 1952 को फहराया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, BC नंबर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहला कानून मंत्री कौन था। तो देखिए पहला कानून मंत्री जो था BR अम्बेडकर, जिसे हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है। अभी के टाइम में भारत में कौन सी व्यवस्था है। तो देखो भारत में ना ही एक दलीय है ना ही द्विदलीय है, भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा ये भी जाता है कि जो है एक दलीय व्यवस्था किस किस देश में है। तो अमेरिका हो गया, इन सारे देशों में है, जापान में। और द्विदलीय व्यवस्था जैसे कि चाइना वगैरह में है। तो ये सारा चीज आप लोग चीज जो है ना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39वां नंबर है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। देखिए योजना आयोग को हटा करके भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था। तो इस आयोग का नाम था नीति आयोग, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर D होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, है ना। हम क्लास वगैरह बिल्कुल करेंगे, साइंस का भी होगा। अगला कि निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये था भारत पाक युद्ध के बाद, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये था हमारा भारत और चीन के बीच हुआ था, जो है ना पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये था समझौता शिमला समझौता। कौन सा समझौता था, शिमला समझौता, याद रखिएगा। देखिए अगला है हमारा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा भी होगा VP सिंह।
कौन थे, पीपी सिंह ने त्याग पत्र दिया था। देखिए क्या हुआ था अभी के टाइम में, इस जैसे मोदी हैं तो उन पे बहुत सारा लोग जो है जनता जो है भारत के देश के जो भी नागरिक है वो लोग उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप गलत हैं। तो इस तरीके से जो है पीपी सिंह पर आरोप लगाया गया था थोड़ा बहुत, तो वो क्या कि प्रधानमंत्री से पद से वो रिजाइन मार दिए थे। तो इनके जैसा अभी तक कोई भी ऐसा नेता नहीं बना है भारत में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष अगर महिला में हम लोग बात करेंगे तो एनी बेसेंट थी, ठीक है ना, तो एनी बेसेंट थी। चलिए नेक्स्ट आप 46वां नंबर को देखेंगे तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये चुना जाता है किनके द्वारा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन मंडल का क्या हो गया मतलब कि जितना भी सांसद है सभी सांसद मिलके जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं, साथ में और भी मंत्री वगैरह जो भी होते हैं वो सारा, ठीक है, मतलब सांसद ही कह लो क्योंकि सांसद ही मंत्री पद पर भी जाते हैं। तो चलो ऑप्शन भी होगा। अगला क्वेश्चन आप 47वां नंबर को जब देखिएगा तो ये हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ था, ठीक है ना। तो जनता पार्टी का केंद्र में शासन कब स्थापित हुआ था, यानी पहली बार जीत उनकी कब हुई थी चुनाव में, तो ये 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये हम लोगों से पूछा भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने किया था। तो इनका नाम आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी किए थे, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण जी जो है ये कहाँ पर संपूर्ण क्रांति की घोषणा किए थे, तो पटना में किए थे, ठीक है ना, छात्र आंदोलन के दौरान, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर बोला गया 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो देखिए आपको पता है 1975 में जो राष्ट्रपति थी इंदिरा गांधी थी महिला में, और वही क्या की थी, आपातकाल लगाई थी, ठीक है ना, आपातकाल की घोषणा की थी उनके द्वारा। मतलब उन राष्ट्रपति का नाम बताइए, क्या पूछा, तो उस समय तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, लेकिन राष्ट्रपति का नाम पूछा है ना, तो राष्ट्रपति का नाम जो था ये था जो ना फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला 50 की जो ना बोडोलैंड स्वतः स्थायी, ठीक है ना, स्वतः अस्थायी परिषद किस राज्य में है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा ये है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं। दूसरा है शून्यकाल क्या है। तीसरा बोला अध्यादेश से आप क्या समझते हैं। चौथा बोला विपक्षी दलों के 2 कार्यों को लिखें। पांचवा बोला भारत की विदेश नीति के 2 उद्देश्य बताइए। पांचवा है भारत चीन के बीच तनाव के 2 कारण आपको बताना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका 7वां पंचशील क्या है, और 8वां है राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। साथ में देखिएगा जो है 9 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुरक्षा परिषद के 2 कार्य को लिखना है। 11वां है 1967 के बाद कांग्रेस के पतन का कारण बताना है। 12 है भारत की विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्वों को लिखना है। अगला आप देखेंगे यहाँ पर तो 13 है तिब्बत संकट क्या है। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो 14 है शिमला समझौता क्या है, ठीक है। और याद रखिएगा शिमला समझौता किस देश के बीच हुआ था, तो चीन और जो है ना चीन और भारत के बीच हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, आप ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है आप लोगों से जो ना एनपीटी क्या है। एनपीटी क्या है। 16 है भारत चीन युद्ध का भारत की राजनीति पर 2 प्रभाव को लिखना है। 17 नंबर है कांग्रेस जो ना सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है, और 18 नंबर है हमें संयुक्त राष्ट्र संगठन की आवश्यकता क्यों है, 2 कारण बताना है। 19 नंबर है चुनाव सुधार क्या है। साथ में 21 नंबर है पर्यावरण मुद्दे पर भारत की चिंताएं बताएं। साथ में अगला क्वेश्चन है 21 नंबर भारत ने वैश्वीकरण का रास्ता क्यों चुना, तो कारण देना है। 22वां है राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, और 23 नंबर है भारत विभाजन के 2 परिणाम बताएं, और 24 है गठबंधन की राजनीति क्या है, और 25 है गुटनिरपेक्षता क्या है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को, तो ये आपसे बोला भारत की परमाणु नीति में परिवर्तन के 2 कारण बताएं। 27 है भारत के सीटीबीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करने का कारण था, वो बताना है।
28 है यूनिसेफ के 2 कार्य लिखे। 29 है मंडल आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों को लिखे। और 30 नंबर है 2019 में किन केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, उनके नाम बताना है। तो भारत में टोटल केंद्र शासित प्रदेश जो है ये टोटल 8 है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आइए आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है टोटल जो है 4 क्वेश्चन का आपको इसमें जवाब देना रहेगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला होगा तो 20 नंबर मिलेगा। तो 31 है भारत का चीन के साथ संबंधों का वर्णन करना है। 32 है दक्षिण एशिया से क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। 33 है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना है। वहीं आगे आप यहाँ पर 34 नंबर को देखेंगे तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन करें। 35 है भारत की परमाणु नीति का वर्णन करें। 36 है किस प्रकार भाषा राजनीतिक बाद बन गई, स्पष्ट करना है। 37 है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका पर प्रकाश डालना है। 38 है स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता पर निबंध लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आगे हम लोग आंसर की बात करेंगे तो पहले शॉर्ट को देखेंगे, फिर लॉन्ग को भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा सरकारी व्यवस्थाओं में द्विसदन पद्धति उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका में 2 सदन हो। इसे जो है ना द्विसदन विधानमंडल भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संसद में 2 सदन है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इसके विपरीत फिलीपींस जैसे कुछ देशों में एक सदनी सदस्य संसद ही सिर्फ है। वहीं आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर होगा, देखिएगा यह वह समय है जब संसद यानी सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठा सकते हैं। देखिए यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है और तब तक चलता है जब तक कि दिन का एजेंडा नहीं लिया जाता। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच में जो समय होता है उसको शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा अध्यादेश ऐसे कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति यानी कि भारतीय संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता जब संसद सत्र में नहीं हो। आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का। देखिए विपक्ष की मुख्य भूमिका सरकार से सवाल पूछना और उससे जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है। इससे सत्ताधारी पार्टी को जो है सत्ताधारी पार्टी की गलतियों को सुधारने में भी मदद मिलती है। देश की जनता के सर्वोत्तम हितों को बनाए रखने में विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार होता है। अगला है 5वां नंबर, देखिएगा पहला उद्देश्य भारत को पारस्परिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना है। दूसरा उद्देश्य होगा एक बाहरी परिवेश बनाना जो समावेशी घरेलू विकास के लिए अनुकूल होगा। वहीं अगला आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो छठा का आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का 2 प्रमुख कारण देना है। तो पहला कारण हो सकता है सीमा विवाद। देखिए भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की जड़ें कई सालों पुरानी है। दोनों देशों के बीच जो है सीमा अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC LOC पर यानी कि लद्दाख जो है LOC को लेकर के सहमति नहीं है। सीमा पर नदियां, झीलें और बर्फ की चोटियां होने की वजह से रेखा बदल सकती है। इससे कई जगहों पर सैनिक आमने सामने आ सकते हैं और टकराव हो सकता है। दूसरा होगा तिब्बत की समस्या जो है चीन सरकार हमेशा से तिब्बत की समस्या को अहमियत देती रही है। आगे आप देखेंगे
7 नंबर क्वेश्चन का आंसर, पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच तिब्बत क्षेत्र के व्यापार और समागम पर समझौते पर आधारित था। इस पर चीन के उप विदेश मंत्री चोंग हानफू और भारतीय राजदूत एन राघवन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर 29 अगस्त 1954 को जो है बीजिंग में हस्ताक्षर किया गया था। 8वां का उत्तर होगा, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाने वाली स्थिति है जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, आपातकाल कहते हैं। ठीक है, अगला आप देखेंगे 9वां का उत्तर होगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की स्थापना, राष्ट्र हितों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना तथा आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की भयावहता से बचाना है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ, ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 10वां नंबर का देखिएगा, तनाव कम करने विरोधी ताकतों को अलग करना तथा शांति समाधान की स्थापना करने में सहायता के लिए सैन्य पर्यवेक्षकों या शांति सेना को भेजना है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर का उत्तर होगा, कांग्रेस को 7 राज्यों में असफलता का सामना करना पड़ा जिससे गुजरात में शामिल था, जिसमें गुजरात शामिल था, वहां कांग्रेस ने 4 में से 11 सीट, 4 में से टोटल 11 सीट जीती थी, जबकि स्वतंत्र पार्टी ने 12 सीटें जीती थी। मद्रास राज्य जहां कांग्रेस ने 39 में से 3 सीट जीती थी और डीएमके में सिर्फ जो है 25 सीटें जीती। अब 12 नंबर का उत्तर होगा, दूसरी ओर भारतीय विदेश नीति के निर्धारक विभिन्न कारक हैं जो भारत की विदेश नीति के विकल्पों को प्रभावित करते हैं, जैसे भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, घरेलू वातावरण, सैन्य क्षमता, नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण इत्यादि हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन का उत्तर हम लोग 13 नंबर को देखेंगे तो चीनी भाषा के विद्वान कोलिन मैकेलस कहते हैं, मार्च 1959 में तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ था जिसे तिब्बतियों की ओर से बहुत अधिक रक्तपात और अस्थायी करवाहट की कीमत पर दबा दिया गया था। TGIE ने विद्रोह के दौरान तिब्बतियों के लिए 85,000 से 86,000 और 87,000 मौतों की अलग अलग रिपोर्ट दी है। देखिए 14 नंबर होगा, शिमला समझौता क्या है। तो देखिए शिमला समझौता क्या है, तो यहाँ पर उत्पत्ति एवं संदर्भ वर्ष 1971 के युद्ध के बाद स्थिति। यह समझौता वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से स्वतंत्र किया गया था। वही अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो अगला का उत्तर हमारा हो जाएगा 15 नंबर का, परमाणु और प्रसार को दुनिया में परमाणु हथियारों की मात्रा को सीमित करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है। परमाणु और प्रसार संधि NPT को 1968 में अपनाया गया था और 1970 में प्रभावी हुआ था। NPT 3 स्तंभों के बीच संतुलन पर आधारित है, अप्रसार, निशस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण उपयोग। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा लॉन्ग में देखिएगा तो 31 नंबर का हम लोग आंसर देखेंगे। 1 अप्रैल 1950 को भारत और चीन के राजनीतिक संबंध स्थापित किया। 1954 में दोनों देशों ने संयुक्त रूप से पंचशील यानी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांत की व्याख्या की। भारत और चीन 1 अप्रैल 2020 को उनके बीच 1950 से अब तक राजनयिक संबंधों की स्थापना की 1970वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया था।
आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा 32 का उत्तर होगा, दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना, आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्या की सराहना में योगदान देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना और अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना होगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर का उत्तर होगा, गुप्त निरपेक्ष आंदोलन NSA जो ना NAS 1120 देशों का एक मंच है जो ना औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति समूह के साथ या उसके खिलाफ नहीं है। इसकी स्थापना शीत युद्ध के टकराव के संदर्भ में विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने का उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दुनिया भर में राज्यों का सबसे बड़ा समूह बन गया। 34 नंबर का उत्तर होगा, भारत देश पर बाहरी आक्रमण देश में होने वाले सशस्त्र विद्रोह, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर या विपत्तियां संकट आने पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी किसी भी घोषणा पर 2 माह के भीतर संसद में दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।